करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। भाई नहीं करना है ऐसा कुछ, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सीएसएस में भी ऐसे दिया था, एडीएमओडी में भी ऐसे था, पीएमएस में भी ऐसे होता। अगर मुझे ये ना आते होते तो फिर किस तरह होता। अभी मेरा फर्स्ट कजन हिज थर्ड हारून चाचू का बेटा है, मुझसे पढ़ता है, उसको भी नहीं आता ट्रांजिटिव वर्ब, तो वो थर्ड कैसे आता। तो कहने का मकसद है कि नेवर गो फॉर सच क्रिटिविटीज। आपका अंग्रेजी का जो इम्तिहान है वो ऐसे प्रेसी वाला एग्जाम है, ग्रामर वाला, उसमें हो जाता है। इसमें आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टेंसेस आपके बेहतर हो। आप कहीं पे अगर हैज का यूज कर रहे हैं तो वो हैड वाली जगह ना हो, ये ग्रेव मिस्टेक है, ये नहीं करनी। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे मुझे भी नहीं पता। तो मैंने और भी लोगों से पूछा, बैचमेट से, वो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। डॉन पढ़नी आती हो, डॉन को रीड कर सकते हो, अपने सेंटेंस कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वो रूम में आ चुका है, तो आप यहाँ एड हैड ना लगा दो, ठीक है। अगर टेंसेस नहीं ठीक, नॉट अ बिग इशू। एक बुक लिखो, अफजल अनवर मुफ्ती टेंसेस मेड इजी, बहुत छोटी सी बुकलेट है, मैंने 8वीं क्लास में की थी। अभी आप लोग गलबन 2-3 घंटे में इसको कर सकते हैं। बुक ले लो, ये बहुत मशहूर है, 50-60 साल से यूज हो रही है। सेल्फ एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, टेंसेस आपके ठीक हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। इंग्लिश हो गई आपकी क्लियर। टेंसेस मेड इजी बाय अफजल अनवर मुफ्ती। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। पॉइंट डराएंगे आपको लोग, ओ बहुत उसमें कोई फ्लावर इंग्लिश लिखनी होती है। मैंने अगर सेशन आपको आगे कंटिन्यू किया तो दिखाऊंगा, अपने एसेज मैंने लिखे थे 15-20। मुझे पढ़ाया था 2017 का टॉपर था आतिफ अमीर, सेकंड आया था, उसके एसेज मेरे पास फिर हैं 10-12, सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो कोई फ्लावर इंग्लिश कुछ नहीं लिखा, नंबर 1। नंबर 2, डोंट जो है एसे का वो ये है कि नेवर प्रिपेयर इट फ्रॉम एनी बुक, नेवर प्रिपेयर इट फ्रॉम एनी बुक। रट्टा नहीं लगाना, जैसा मैंने स्टार्ट कर लिया, नेवर प्रिपेयर इट फ्रॉम एनी बुक। लोग क्या करते हैं, मैंने फलां बुक ले ली है ऐसे के लिए, वो ठीक है सर, मुझे मेरे पेज पे टेक्स्ट आ रहे होते हैं, सर फलां बुक ऐसे के लिए ठीक है। कोई बुक ऐसे के लिए ठीक या गलत नहीं है। ऐसे इज एन एग्जाम ऑफ योर एनालिसिस। उस बुक से आप फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ले सकते हो, लेकिन वो ऐसे रटा रटाया नहीं आएगा। प्राइमरी के जब देखो रियलिटी एक बार आया, दोबारा नहीं आया। जेंडर इक्वालिटी या फिर रियलिटी एक बार आया, दोबारा नहीं आया। न्यू वार फ्रंट लाइन इकोनॉमिक जोन जो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था 2019 में, एक बार आया, दोबारा नहीं आया, मिलता जुलता आ सकता है। तो कहने का मकसद है कि बुक लेनी है नहीं, बट उससे फैक्ट्स फिगर्स निकालनी है। ये नहीं कि उसको रट्टे लगा लेने कि यार इन 20 एसेस में रट्टा लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ, इनमें से एक आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट लिखो, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मचानी ऐसे। आई मीन टू से इस स्टेज पे आप लोग कहो कि मैं ऐसे लिखना शुरू हो जाऊं या हो जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई दैट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज ऐसे कितने वर्ड्स का लिखना होता है? 3000 का। 2500 लिख दो, 24 लिख दो। मेरा मेंटोर कहता था मैं 1800 का लिखता हूं, नो इश्यूज। बट 1800 2500 इट इज अ बिग डील। उसके लिए आपको आर्सेनल की जरूरत है, पीछे असला होना चाहिए, पीछे सारा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो आई स्टार्टेड राइटिंग कंप्लीट एसेज बाय अक्टूबर। इस स्टेज पे जब आप लोग बिगिनर्स हो, मैं पैराग्राफ लिखता था, आउटलाइन बनाता था, पता नहीं 100 एक आउटलाइन बनाई होंगी, मुझे याद ही नहीं कितनी बनाई। इंट्रोडक्शंस लिखता था, कंक्लूजंस बनाता था, 2 से 3 पैराग्राफ पे जंप करने की उसको ट्राई करता था, या विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एक 5-6 पैराग्राफ का प्रोज लिख मारता था। कहने का मकसद है कि ये नहीं सोचना है मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगी 3000 वर्ड्स का। मैं ये इसलिए बातें बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं खुद ये सोचता था, हर एस्पायरेंट सोचता था। जब मैं आई रिमेंबर ये प्रेपरेशन कर रहा था, लाहौर होता था, तो उस वक्त एक आता था यार पता नहीं कैसे होगा। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर से दिसंबर तक आई रोट डाउन 20 एसेस कंप्लीट लिखे थे, और मुझे तब कंफर्म था कि 20 लिखे इसमें से आने हैं। और एग्जाम में मैं कंफ्यूज था कि मुझे 6 आते थे। अब वो मुझे मसला बन गया कि इसमें से कौन से एक निकालूं। फिर वो अल्लाह ने हेल्प किया, सही वाला कर लिया सिलेक्शन। तो एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि आप लोगों ने जल्द मतलब परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। ऐसे यूं समझ लो जब आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाता है तो तब आपका प्रिपेयर होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे हो, कोई वाला न्यू वार फ्रंट लाइन इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, एंड यू आर राइटिंग डाउन के जी
there is a war front lying between west and east. एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, और उस war front के अंदर you are referring to के भाई you are referring के जी there is a war crisis going between the west and the east. अब आपने ये एक बात कह दी, is it right? That's a sweeping statement. इसको प्रूव करने के लिए you need the जो उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। आप कहोगे फॉर एग्जांपल विल ड्यूरेंट की बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, विल ड्यूरेंट की है ना, सैमुअल पी हंटिंगटन की है, कि उसमें उसने कहा था कि जी अब कम्युनिज्म खत्म हो गया तो अब जंग होगी बिटवीन द वेस्ट एंड द इस्लाम। तो अब आपने ये पॉइंट किया, आप कैसे आया? आपने पूरा साल तैयारी की थी। आज आप लिखोगे स्वीपिंग स्टेटमेंट दोगे, चेक करवाओगे, जीरो। हाँ, जिसको चेक करवा रहे हो फिर उसको बताओगे ये मैं अभी बिगिनिंग पे हूँ, एक पैराग्राफ लिख रही हूँ। तो इसमें आराम आराम से मूव करना है, सीखते भी जाना है, करते भी जाना है। कि आपने टारगेट रखना है कि अक्टूबर तक जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के पास होगा उस वक्त मैं जो है इंग्लिश एसे कंप्लीट लिखना शुरू करूंगा या करूंगी। ओके, डोंट और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, मैं लेक्चर एसे का स्पेशली प्रिपेयर करके नहीं देता, जो पहले होता है उससे ऐड ऑन हो जाता है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछने दिन में? ओके, लगाने कान से लगाने जी, कोई क्वेश्चंस है? हेलो, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। अच्छा, आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चंस हो ना, तो हम यूं करते हैं कि 15 मिनट के बाद विल टेक सम पॉज, तो जो क्वेश्चंस होंगे तो विल टेक फ्रॉम यू पीपल, ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गया, बाकी जो डोंट आते हैं ज़हन में बता देता हूँ। डू, एक तो पहला डू है नेवर पुट सम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, बता चुका हूँ। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल आप बताते हो कि पाकिस्तान को यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने में फायदा है, बात हो गई ना। अब आपने इसको प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे फॉर इंस्टेंस 2022 एज पर द इकोनॉमिक डेटा इतनी ट्रेड हुई है, इतने एक्सपोर्ट्स नहीं है, तब ये बात कंप्लीट होती है। नंबर 2 डू है पढ़ा इसका ऐसे का, ऑलवेज कोट सम गुड बुक्स। वो हम बुक्स का जिक्र करना है, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि जी मैं तो बुक रीड करता नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, मुझे तो हैबिट नहीं है। नो इश्यूज, हैबिट है दैट्स वेरी गुड। नहीं है हैबिट तो आई विल टेल सम बुक्स, उनके रिव्यूज पढ़ लेना, ठीक है? और उन रिव्यूज का जिक्र करना होता है, ठीक है? तो वो इतना इशू नहीं होता। फिर एक और इसका जो डू है इंग्लिश एसे का, प्रैक्टिस। इंग्लिश एसे की प्रैक्टिस हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस का रखो एसे के लिए, चाहे आप आउटलाइन की स्टेज पे हो, चाहे आप जो है इसके इंट्रोडक्शन की स्टेज पे फिर रहे हो, चाहे फुल लेंथ लिख रहे हो। अभी से अपना एक वो बना लो कि हफ्ते में एक दिन रखना है। अगला डू, बहुत अहम डू, एसे को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर जाओ। फॉर एग्जांपल योर रीडिंग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स निकले हैं, तो उसे एनवायरमेंटल साइंस की नोटबुक में रखकर बंद नहीं कर दो, इट कैन बी यूज्ड इन एसे। योर रीडिंग जो है राफिया जकरिया का आर्टिकल पढ़ रहे हो रिगार्डिंग फेमिनिज्म, तो उसको जेंडर स्टडीज का फैक्ट्स एंड फिगर्स बना के इट कैन बी यूज्ड इन एसे। तो जब डॉन पढ़ रहे हो, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ रहे हो, बी रेस्ट एश्योर के हर चीज जो आप गैदर कर रहे हो दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे यूज जो माँ है तमाम सब्जेक्ट्स की, उनका आप इनरिच यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक प्रैक्टिस ऐसे में इब्ने खल्दून की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स का जिक्र कर दिया था बाय यूजिंग माय नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट का आप लोगों ने एक करना है वो, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हो गए। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं जी। एक और डोंट सुनने सबकी करनी है अपनी। हाँ, अच्छा वैसे नहीं आ गया। हाँ, रिसर्च पेपर मतलब वो गलत कहते हैं। अच्छा, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, या वो गलत कह रहे हैं या आप उनको समझ नहीं पा रहे मेरे हिसाब से। सो फॉर आई नो, सो फॉर आई थिंक, सो फॉर आई बिलीव, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपने खाली रिपोर्ट नहीं देनी ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पाकिस्तान को इट इज हाई टाइम दैट वी शुड गो फॉर जो आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं रिगार्डिंग
फूड सिक्योरिटी, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये क्या है? ये आपका अपना पॉइंट है। अब आपका ये पॉइंट तो आ गया ना। अब आप कहोगे एंड दिस कैन बी फाउंड और द टेस्टिमनी ऑफ सच एन आर्ग्यूमेंट कैन बी फाउंड इन द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल है, ठीक है। तो इस तरह नहीं लिखना कि पाकिस्तान इज द सेवंथ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री एज पर द आईएमएफ रिपोर्ट, दिस इस तरह बम्बारमेंट नहीं करनी। आर्गुमेंट देन द स्पोर्टिव पॉइंट। आर्गुमेंट जिस तरह एक वकील बात करता है, पहले आर्गुमेंट ऑफ कोर्स करना है, और आर्गुमेंट भी आपका बाय टाइम इंप्रूव होगा। मैंने दिसंबर में जब अपने अप्रैल मई वाले एसेज उठाए थे, तो मुझे यकीन करो, यकीन नहीं आता था कि ये मैंने लिखे थे। इतना एक टाइम के साथ इंप्रूवमेंट आ गई थी। तो आर्गुमेंट ऑफ कोर्स होगा, बट उसका साथ जो है वो, और इसमें मैं यूं करता था कि मैं अपने आर्गुमेंट और फैक्ट्स को मार्कर्स के साथ लिख लेता था। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात कर रहा था प्रैक्टिस ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर की फॉर एग्जांपल, और मैं कह रहा था, मैंने आर्गुमेंट अगर पुट किया कि जी करतारपुर कॉरिडोर इज इकोनॉमिकली फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, ना दैट्स अ वेरी न्यू आर्गुमेंट। अभी तक करतारपुर कॉरिडोर का पॉइंट यही है ना, दैट्स वेरी डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है एक अच्छा इमेज पेश कर सकता है अपना, दैट्स इट। बट इकोनॉमिकली एक मैंने आर्गुमेंट पुट किया जी करतारपुर इज वेरी फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, और दैट्स माय आर्गुमेंट। अब ऑफ कोर्स एग्जामिनर तो चाहेगा ना यार, इसने न्यू बात की, हाउ मैंने साथ पुट किया कि आप रोज की इतनी, अगर उसकी जो पे होती है $10 है गलबन, वो करते हो तो साल का इतना बन जाता है। अभी मैंने आर्गुमेंट को प्रूव किया है, ठीक है। और कोई सवाल? लेंथ शॉर्ट है, पीएमएस की ऐसे थोड़ा सा सीधा होता है, थोड़ा सा सीधा होता है, थोड़ा सा। लेकिन आपका वही टेस्ट, अब मैंने सीएसएस में अटेम्प्ट किया था न्यू वार फ्रंट लाइन इकोनॉमिक जोन। उसकी रीजन थी कि मैंने मॉक में एक ऐसे अटेम्प्ट किया था, वर्ल्ड टाइम्स के मॉक में, वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। तो बता रहा हूँ ना, जब मैं बैठा हुआ था और मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने फिर सोचा यार मैंने इससे मिलता जुलता किया है, और मैंने इकोनॉमी पे भी एक ऐसे बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ था, तो इन दोनों को मिलाया और ऐसे लिख दिया। फिर पीस में आई ऑप्टेड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और दैट शोज माय टेस्ट कि मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो स्ट्रेटेजिक आपके आर्गुमेंट्स हैं वो अच्छे आते हैं करने, तो मैंने उसको कर लिया। तो पॉइंट्स यही होते हैं। यूं समझो कि अगर सीएसएस में अगर आप जैसे मोटरवे पे गाड़ी 130 पे चला सकते हो, तो आर्म रोड पे 110 पे चलते हो। सीएसएस में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि थोड़ा सा आर्गुमेंट टॉपिक इस तरह का होता है, जैसे आज आप लोगों ने देखे होंगे 2-3 बड़े रिस्की टॉपिक थे, तो 2-3 तो पीएमएस में थोड़े से स्ट्रेट आते हैं। और कोई सवाल नहीं? ओके गुड। इधर से जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस बताएं जी, आई एम ऑल इयर्स। हेलो। ओके, आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस जी। सर जैसे अभी आपने बताया कि जो बिगिनर्स हैं वो जो है ना आउटलाइन, और आपने बताया जैसे कि फुल लेंथ जो ऐसे जो है वो आप बाद में लिखते हैं। अभी जो है आप जस्ट वो करें, आउटलाइन बनाएं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, यही कहा है ना आपने? तो जी मैंने बिल्कुल यही सर कहा। इसका वीक में मतलब कितनी मतलब प्रैक्टिस की जाए, और जो इसके लिए आउटलाइन हमने बनानी है वो हमें टॉपिक मतलब किस टॉपिक पे लेना चाहिए? ओके, इनका क्वेश्चन था। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस हैं इधर से? नहीं सर, ऑनलाइन से, ऑनलाइन से कोई और क्वेश्चन है? ओके गुड। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि वही जो मैंने बात की कि आउटलाइन बनानी है, ठीक है, और जो है कौन से टॉपिक्स पे आउटलाइन बनानी है, और जो है अभी फुल लेंथ ऐसे हमने नहीं लिखना। तो एक तो कहने का मकसद है मेरा, जो आउटलाइन है, डोंट कंसीडर इट समथिंग लिटिल और समथिंग ऑफ लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू। आउटलाइन के बगैर ऐसे फेल होता है, और आउटलाइन ही वो पहली चीज है जो एग्जामिनर देखता है। ये मैं आपको बहुत वसूख से बात कह रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन 1% भी मुझे नहीं है। अगर आपकी आउटलाइन से आप अपना एग्जामिनर इंप्रेस नहीं कर पा रहे, 3000 या 4000 वर्ड भी वो 10 नंबर पे उठा के फेंकता है, ठीक है। और आउटलाइन से आप इंप्रेस कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया मेरा मेंटर 1800 वर्ड्स पे ऐसे लिखता था, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। आउटलाइन इज द मेन थिंग।
ठीक है, आउटलाइन इज जस्ट लाइक द कंटेंट्स ऑफ योर बुक, वही बातें ऐसे में मिलती हैं आपको फिर। और दूसरा इनका सवाल था कि जी आउटलाइन आपने कितनी लिखनी है, हफ्ते में 1 लिख दो, 2 लिख दो, बहुत है। टॉपिक्स अभी आपने खाली प्रैक्टिस करनी है, या तो अपने किसी टीचर से टॉपिक्स ले लो, वरना गो फॉर द पास पेपर। अभी तो मैंने बताया एसेज एंड आर्ट है, रट्टा अभी नहीं लगना है इसका, भी तो सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है। जी इधर से कोई सवाल है? मैं आ रहा हूँ, इस पे आता हूँ, मैं अभी बता दूं, इस पे आता हूँ। हो गया यहाँ तक, क्लियर है सबको? ओके, कमिंग अब इसको, ठीक है, वी आर डन विद डूज डोंट्स। इंग्रेडिएंट्स लिख लें, ऐसे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यानी जो इसके बेसिक जुज हैं जिसके बगैर ऐसे नहीं कंप्लीट पाया जाता। नंबर 1 एंड द फॉरमोस्ट इज इट्स आउटलाइन। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आउटलाइन का भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट करके उसमें से। नंबर और इसी सीक्वेंस से आमतौर पे एग्जामिनर ऐसे को चेक करता है। वो बॉडी पैराग्राफ जिसपे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले वो कहते हैं इंट्रोडक्शन इसलिए देखता है कि यार इसने शुरू कैसे किया, और कंक्लूजन इसलिए देखता है कि वो आपकी नर्व्स देख रहा होता है कि 3 घंटे खत्म होने वाले थे तो इसने एंडिंग कैसे की है, क्या अपने टॉपिक को समेट पाए या बीच में छोड़ दिया बात। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दे आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव दिस बॉडी पैराग्राफ, यानी कि जो मेन आपके पैराग्राफ्स होंगे। अच्छा, डू आस्क क्वेश्चंस, जितने आप सवाल पूछोगे उतने मुझे कोई चीज हो सकता है बात याद आ जाए या ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। वी डन विद दिस। उसके बाद बुक्स एंड फैक्ट्स, यहां तक लिख लें। बुक्स, एक ऐसे में 2 से 3 बुक्स का हवाला हो, एग्जामिनर को पता हो कि यार इसने 2 से 3 बुक्स रीड की हैं। देखो वो फिल्टर ऐसे में लगाता है, उसने डिसाइड करना है ना कि वो 1.5% लोग कौन से हैं जो एलिजिबल हैं सिविल सर्विस के लिए जाने के लिए। पीएमएस में तो बल्कि 1% पास होता है। तो कहने का मकसद है कि उसने कुछ बातें देखनी है, तो बुक्स 2-3 आप लोगों ने रिव्यूज डाले हुए हो, इससे ज्यादा हो, 2-3 से कम ना हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ, यहाँ तक क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उसी चीज को दोबारा करता हूँ। हम टॉपिक लिख रहे हैं कि जी, जैसे आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कोल्ड वॉर है, तो पता है सबको? नहीं पता तो बता देता हूँ, ये ना कहना जो जंग सर्दियों में लड़ी जाती है वो कोल्ड वॉर होती है। नो, द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी तो द वर्ल्ड दैट वाज बाइपोलर, यूएसएसआर एंड यूएसए, टर्न इनटू अ यूनाइपोलर वर्ल्ड, यूएस बन गया, ठीक है। तो एक बुक आई थी फ्रांसिस फुकुयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसने, कार्ल मार्क्स ने जो पहले एक बुक लिखी थी, कि उसने, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कम्युनिज्म आ जाएगा और हिस्ट्री रुक जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने 1990-91 में कार्ल मार्क्स का मजाक उड़ाया। उसने कहा दैट इज नॉट द एंड ऑफ हिस्ट्री यू मेंशन्ड, तुमने तो कहा था कि कम्युनिज्म आ जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा, दैट्स द एंड ऑफ हिस्ट्री। अब ये मैं उसका रेफरेंस बता रहा हूँ कि दैट्स द एंड ऑफ द हिस्ट्री, देखो कैपिटलिज्म आ गया है। अब ना फॉर एग्जांपल यू आर रेफरिंग, अभी का कोई ऐसे लिख रहे हो जैसे चाइना वाला ऐसे आया हुआ है इस वक्त, ठीक है, एंड यू आर रेफरिंग कि चाइना ग्रो कर गया है, तो आप लिख सकते हो इवन द philosophers or the thinkers like Francis Fukuyama was not intelligent enough, so you are mocking him, साथ बता भी रहे हो you have read that book, ठीक है। Francis Fukuyama was not intelligent enough to prophesize, ताकि इस चीज का वो नहीं लगा सके अंदाजा, to prophesize that capitalism would face its defeat or decline as he prophesied in his book, जो भी था ये एंड ऑफ हिस्ट्री, उसमें उसने कहा कि कम्युनिज्म गिर जाएगी, बट यू सी हाउ इट इज जो है दोबारा से एक कम्युनिस्ट स्टेट, मिलती जुलती कम्युनिज्म ही है यार, चाइना की हाई राइज पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग समथिंग ऑन इस्लामोफोबिया,
और इस्लामोफोबिया पे आप जिक्र करते करते आप कहते हो, अभी मैंने इस बुक का जिक्र किया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो कहते हो कि ये सैमुअल पी हंटिंगटन की जो बुक है दैट इज इनफ टू रेफर टू द केस दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द वेस्ट एंड द इस्लाम. As in his book The Clash of Civilization, he himself said that after the end of the Soviet Union, the next war would be between West and Islam. The civilization would clash. तो इस तरह आप बात को घुमा के उसके 2-3 लाइनों में लिख देते हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ लिख रहे हो तो नोवेल क्या नाम है उसका, युवल नोआ हरारी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, कमाल बुक है, रीड इट. उसका आप जिक्र कर देते हो कि जी वी वुड बिकम इररेलेवेंट अगर हम खुद को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जीनोमिक्स और एआई और इन सब के अंदर वो ट्रेन नहीं करेंगे. तो द थिंग इज जिक्र किया जा सकता है. या एआई को पीट रहे हो तो उसको पीट दो, साथ बुक को पीट दो, इट डिपेंड्स. क्लियर क्लियर ओके. तो these are the ingredients. अब हम आउटलाइन को आज देखते हैं. जी आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन के अंदर आउटलाइन के अंदर सबसे पहला बेसिक पार्ट है द टॉपिक. टॉपिक लिखना लाजमी. अक्सर लोग क्या करते हैं, पिछले पे क्वेश्चन लिख देते हैं, सुना है मैंने, एग्जामिनर फील करता है ये बात, और थोड़ा सा लॉजिक भी बनती है कि यार टॉपिक नहीं लिखा तो ऊपर एक टॉपिक लिख देना. ठीक है. आउटलाइन का सबसे पहला जो आपकी हेडिंग होती है दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन. मैं साथ साथ एक आउटलाइन बना भी देता हूं और टॉपिक हम रख लेते हैं, यहां लिखूं या ओरली बताई जाऊं? बता दूं, एक में वोटिंग कर लेते हैं. कौन कहते हैं लिखूं, कौन कहते हैं ओरली बताऊं? अच्छा आप वोट देंगे. कौन कहते हैं लिखूं? अच्छा मेरी राइटिंग पैथेटिक है वैसे. अच्छा कौन कहते हैं मैं वर्बली बताऊं? जालिम लोग हो यार आप लोग सब. ठीक है. अच्छा साथ साथ आप लिख लो, पूरा पूरा नहीं लिखा जाएगा मुझसे. वर्ड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. मैं साथ साथ आउटलाइन बताऊंगा, थोड़ा एग्जांपल देता जाऊंगा किस तरीके से ये वाला पॉइंट है इसका. वर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, लिख लो, समझ लो ये कॉन्फ्लिक्ट लिखा. वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. किसी का रह जाए तो पूछ लेना. ठीक है. अच्छा अब फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, पहली मैं हेडिंग दूंगा इंट्रोडक्शन की, एंड आई विल गिव दिस हेडिंग विद अ मार्कर. मार्कर से दे रहा हूं या पॉइंटर से, मार्कर इज गुड. ठीक है. अब इसके बाद अगली हेडिंग आती होती है थीसिस स्टेटमेंट की. बट स्टॉप 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 स्टॉप. देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, दोनों ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि यार सेकंड हेडिंग बकायदा लिखो थीसिस स्टेटमेंट. कुछ लोग कहते हैं कि इसके नीचे जो मार्कर है उसको बंद करो, पेन निकालो और 3 लाइनें लिख दो तो अंडरस्टूड बात है, दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट. आई यूजुअली डोंट पुट अ सेकंड हेडिंग. मैं इसके नीचे ही पेन के साथ 3 से 4 लाइंस की थीसिस स्टेटमेंट लिख देता हूं. अब आप लोगों के ज़हन में आएगा ये क्या बला है थीसिस स्टेटमेंट, बताता हूं. तो इसके बाद अगली चीज यहां पे आ जाएगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट. तो इसका दूसरा पार्ट हो गया थीसिस स्टेटमेंट. यहां तक सब साथ है, इधर से सब साथ है. ठीक है. अच्छा थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है अभी? थीसिस स्टेटमेंट आपने उन 3000 वर्ड्स या 2500 वर्ड्स को 4 लाइनों में समराइज करना होता है. और यही थीसिस स्टेटमेंट है जिससे एग्जामिनर देख के आपका आइडिया लगा लेता है. फॉर एग्जाम्पल इस थीसिस स्टेटमेंट का अगर मैं आपको अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट बताऊं, सीएसएस वाली, टॉपिक था जी न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स. न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स. बल्कि पहले आपको कोडिंग के साथ करवा देता हूं, इसी को हम ब्रेक कर लेते हैं. इसी को करते हैं ब्रेक. क्या वर्ड is on a verge of, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स. ये इंट्रोडक्शन तक, यहां तक अपने आप को पॉज रखो. मैं पहले आपको बताऊं आपने टॉपिक ब्रेक कैसे करना है.
ऑलवेज लुक फॉर द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। अब ये किसी बुक में नहीं, दैट्स जस्ट मेरी एक अपनी रेसिपी है। लुक फॉर द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है, कोई बता दे, जो फिक्स रहता है। व्हाट इज द वेरिएबल, चेंज होता है। मिलती जुलती है इस तरह, क्योंकि मैंने साइंस बनाई थी। एक टॉपिक के अंदर ना हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर लेती हैं, और आप अगर उनसे बच जाओ तो यू आर वेरी सक्सेसफुल, और उस पर फंस जाओ तो आम लोगों में शामिल हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का बहुत रोला मचता है, क्लाइमेट चेंज, अ मिथ और रियलिटी। अब क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंदर कांस्टेंट है, एक चीज है, आपने उसका जिक्र करना है। अब उसमें होता क्या है, मैंने इस पे ऐसे चेक करते हुए लोग 10-10 सफे लिखते हैं जी, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, फलां है, ढिमका है। भाई टॉपिक क्या है, टॉपिक है मिथ और रियलिटी। और एक पैराग्राफ लिख के फेंको साइड पे क्लाइमेट चेंज को, बताओ हाउ इट इज अ रियलिटी और मिथ, टेक योर साइड, दैट इज द वेरिएबल। वेरिएबल मीन जो चीज असली है, कांस्टेंट मीन जो एक चीज आपने हल्का सा हाथ लगा के साइड पे कर देना है। हर ऐसे के अंदर ये कांस्टेंट नहीं मिलते, इसमें मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक था, न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। अब उसमें मेरे हिसाब से जो कांस्टेंट था वो था वार फ्रंट्स, ठीक है। अब मुझे पता था उस वक्त में बैठे हुए कि आधे से ज्यादा हॉल ने वार फ्रंट्स पे तबाही फेर देनी है। वार फ्रंट्स के ना, कोरिया का इशू था, मैंने कहा यस फेरे, क्योंकि जितना वो गलतियां करेंगे उतना फायदा है ना। एग्जाम ऐसी है, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यू हैव टू बिकम वेरी प्रैग्मेटिक रखना पड़ता है खुद को, वो करेंगे आपका फायदा होगा। फिर मैंने इसमें दूसरा वर्ड देखा, इकोनॉमिक जोन्स। उन दिनों यूएस चाइना ट्रेड वॉर था, मैंने कहा गुड, मुझे पता था आधे से ज्यादा हॉल ने सारा टॉपिक यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे लिखना है, ठीक है। लेकिन टॉपिक क्या था, न्यू एक पॉइंट, एक वेरिएबल, वार फ्रंट वाज कांस्टेंट, लाए दूसरा वेरिएबल, इन इकोनॉमिक जोन्स। वो कह रहा है कि नई जंगी जहां जंगे या कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जहां पर मौशी ताल्लुक है, देयर इज अ इकोनॉमिक जोन बिल्डिंग अप। टॉपिक ये था। तो मैंने कहा जी वार फ्रंट्स होते हैं इकोनॉमिक वार फ्रंट, पॉलिटिकल वार फ्रंट, सोशल वार फ्रंट, आइडियोलॉजिकल वार फ्रंट, और इकोनॉमी का बीच में जो डेटा मेरे जेहन में था, उठाया, 10 किया, 4 मेन हेडिंग्स बनाई, 3 सब हेडिंग्स बनाई, लिख दिया। जब मैं बाहर निकला और जब दोस्तों से डिस्कस किया, लिटरली मुझे लोगों ने डराया, तो फेल है वो यार, वो तो सारा यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे था सवाल, यार वो तो था, वो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे था। मैंने कहा भाई एसईजी तो और चीज होती है, तो जैसे सीपैक में बन रहे हैं। कहने का मकसद है कि वो लोग उस चक्कर में फंस गए, मैंने थोड़ा उसको ऊपर से निकाल लिया। इस पे आते हुए वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके अंदर मेरे ख्याल में कांस्टेंट तो छुपा हुआ है, इतना नहीं मिल रहा। तो इसमें टोटल सवाल ये है, वो कह रहा है कि दुनिया तबाही के दहाने पे है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो नेवर कंफ्यूज इट विद द जंगी वॉर, विद द हार्ड पावर, इट कैन बी अ सॉफ्ट पावर। कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं आपके, साइबर क्राइम इज अ कॉन्फ्लिक्ट, साइबर वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स, इस्लामोफोबिया, आई मीन द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, xenophobia है फॉर एग्जांपल, बायो वॉर्स आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। कोविड का जिस तरह एक पूरी एक रिसर्च है कि मे बी इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बायो वॉर, then again we have this hard conflicts, भी conflicts में आते हैं। फिर he is talking about the world, आपकी करंट अफेयर इतनी अच्छी हो, यहां से शुरू हो, कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान इश्यूज, चाइना के साथ लेके जाओ, इंडिया का इशू चाइना के साथ, करते करते पहले पॉलिटिकल साइड कवर करो, सोशल साइड कवर करो, इकोनॉमिक कवर करो, आइडियोलॉजिकल अगर है तो कवर करो, इस तरह। तो whenever you are coding, first of all look for the constant, if it is present or not, and if it is present, give yourself a thumbs up। तुमने ढूंढ लिया है और 70% of your competitors would flunk in, I mean जो हॉल में बैठे होंगे। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, मिथ और रियलिटी, लिटरली आप लोगों को देखोगे 4 सफे लिखेंगे, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, 10, 1, 2, 3, 4। ओ भाई एग्जामिनर ने आपका इल्म नहीं देखना, उसने देखना है तुम बात क्या कर रहे हो, सीधी कर रहे हो, उल्टी कर रहे हो। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ क्या नाम है, चाइल्ड था ना, नेशन, इस तरह का आया था, लोगों ने क्लासरूम पे लिख मारे सारे टॉपिक, भाई टॉपिक क्या हो। तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, क्लियर? ओके, इधर से यार ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स,
फिर आप में से सर कोई नीचे क्लियर जाए है। उसे जरा पानी जरा दे दे। हाँ उसको जी कहो। सर क्लियर उसे है। कहना जरा ना गिलास को थोड़ा सा कर ले। ठीक है हाँ इधर से कोई, इधर से सवाल है कोई? जी सर ये जो आपने आउटलाइंस लिखी हैं व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है। सॉरी, हेलो हेलो। सर वो ये कहना चाह रही हैं जी कि जो व्हाइट बोर्ड है वो फोकस नहीं किया हुआ उस पे ना, व्हाइट बोर्ड पे ठीक से। व्हाइट बोर्ड अभी तक मैंने वैसे कुछ लिखा नहीं है, वर्ल्ड इज ऑन वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिखा है और डिकोडिंग जी का सर। बताया सारा, ऑरली बताया है। और ये इंट्रोडक्शन की अभी एक हेडिंग दी हुई है, हेडिंग अभी नहीं लिखी मतलब, थीसिस स्टेटमेंट जी की सर। बात की हुई है। ठीक है और कोई सवाल है ऑनलाइन से? हाँ जी और कोई सवाल है? ओके परफेक्ट। अच्छा तो हम लोग कहाँ थे? ठीक है अब थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। इफ यू वांट टू पुट एन हेडिंग जस्ट गो अहेड, इफ यू डोंट वांट टू पुट एन हेडिंग जस्ट 3-4 लाइनें लिख दो। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है? अभी स्पून फीडिंग करवा रहा हूं आपको ताकि आइडिया हो जाए। ओइंग लिख लो यार ताकि इनको ऑनलाइन वालों को मसला ना आए। ओइंग टू द करंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जरा स्पीड में, owing to the current political, economic and social situation, political, economic and social situation, there are several flashpoints globally that may turn into economic, political and social war fronts, political and social war fronts and conflicts, reaping havoc in the world. रीपिंग, रीपिंग जिसे कहते हैं फसल काटना, रीप वो वाला, रीपिंग हैवक इन द वर्ल्ड। अब आप में से कोई जहन में यकीनन सोच रहा होगा यार ये तो फ्लावरी लैंग्वेज है। नो दैट्स नॉट अ फ्लावरी लैंग्वेज, नॉर्मल है ये। आप लोग पॉलिटिकल जार्गन है ये आपका ना। जब आप लोग डॉन वगैरह पढ़ लोगे 2-3 महीने बाद आप लोगों को ये वर्ड बहुत यूज्ड हो जाएंगे। फ्लावरी लैंग्वेज होती है जो अजीब अजीब वर्ड, स्टूडेंट की जगह प्यूपिल लिख देना, इस तरह की नहीं करना। हाँ कोई सवाल है? अच्छा मजे की बात है क्योंकि मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ा रहा, मुझे भी लाइन मेरी भूल गई होगी, उधर से पूछ लो। दैट कैन रीप मेरे ख्याल में हैवक इन द वर्ल्ड, इस तरह लिख लो। और दैट कैन, हाँ हैवक इन द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा आप इस थीसिस स्टेटमेंट को कोई आप में से डायसेक्ट करके बताइए कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, और इस थीसिस स्टेटमेंट को देखो इसमें मैंने किस तरह क्या बात की है, जरा कोई आप में से इधर से या इधर से, एनीवन। अच्छा वॉलंटियर्स बना करो, ठीक है। इस तरह चुप चुप नहीं रहना क्योंकि जितना बोलोगे उतना गेन करोगे, ठीक है। आपके अलावा बहुत जो है अच्छी बात है, दैट्स गुड। इधर से कोई है, इधर से कोई? गुड, मैं उसको एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि मुझे तुमने आम नहीं समझना, कहने का मकसद है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैं सिर्फ जंग में नहीं डाल रहा, मैं उसको ब्रॉड लेके जा रहा हूँ। और कुछ बताओ, आप बताओ। अच्छा हम्म हम्म एक और पॉइंट भी है इसके अंदर,
मैंने क्या ओइंग टू द करंट, ठीक है, यानी मैं उसको करंट वॉरफेयर, अब उसने देख लिया, अब अट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। अब अगला पॉइंट जिसको आप नंबर 2 करके लिखोगे अगर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं दे रहे तो, उस पॉइंट को मैं आम जबान में कहता होता हूं कि चाबी। आप टॉपिक को उठाकर ऐसे एग्जामिनर के सामने एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते हो, चाहे वो कांस्टेंट है, ऐसे उठाते हो और बताते हो ये है, बस पीछे ले जाते हो। इधर मैं लिख दूंगा वर्ड इज ऑन वर्ज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, elucidating या elaborating या हाउ भी लिख सकते हो, हाउ द वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, या खाली लिख सकते हो elucidating the term world is on a verge of a conflict, या elaborating the term world is on a verge of a conflict। क्लियर? हाँ, लिख देता हूँ elucidating the term conflict in contemporary times, यूं लिख लो। elucidating elaborating the term conflict in the contemporary times। Now what does it show? ये लाइन क्या बता रही है? अब इधर से कोई और बताए मुझे, इसको डायसेक्ट करके। जी वो ठीक है, लेकिन मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट इतना ही होगा, ज्यादा मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। मैं बता रहा हूँ, इसमें बताऊंगा कि भाई जन कॉन्फ्लिक्ट है, अब रोमन्स का तो दौर है कोई नहीं, अब तो साइबर वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो मेरे ऐसे में तुम्हें पॉलिटिकल भी मिलना है, इकोनॉमिक सोशल मिलना है, क्योंकि अब 2008 के बाद इकोनॉमिक रिसेशन आया था, अभी तो है इकोनॉमिक्स की बात होगी सारी, तो मेरे ऐसे में तुम्हें इस तरह की बातें मिलनी है। मतलब थोड़ा सा उसको झलक दे दी है एक पैराग्राफ की मैंने। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं चाबी कहता हूँ, ये जहन में रखो, दैट इज द की टू योर एसे। आप एग्जामिनर को अपने एसे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ा एक टॉपिक लिख रहे हो, वही आपको क्लाइमेट चेंज पे, तो elucidating the term climate change and how it is relevant to today, आपने एक हेडिंग में वो बता रहे हो पॉइंट, जबकि हो सकता है आपके कंपेटिटर्स साथ लिख रहे होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, स्मोक क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, एग्जामिनर ने पूछेंगे। तो इसमें यूं समझो कि वो जो काम आम लोग या जो एक काम ज्यादातर लोग कर रहे होंगे, गलतियां कर रहे होंगे, आप एक पैराग्राफ में उस जान से छुट जाओगे। इसका दो फायदे होते हैं, एक तो आपको फौरन मौका मिल गया टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाने का अपने एग्जामिनर को। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये एक शैतान आएगा आपके ज़हन में, पूरे ऐसे में आता है, आपको ना डाइवर्ट करता है, यार थोड़ा यूं लिख दो, ठीक है। ये शैतान नहीं आएगा दोबारा कि यार एग्जामिनर को जरा अपना नॉलेज तो दिखाओगे, तुम्हें कितना नॉलेज है एनवायरनमेंट के बारे में, नहीं। या क्लाइमेट चेंज पे लिख रहा हूँ तो ये शैतान आएगा, यार जरा एग्जामिनर को बताओ तो सही कि तुमने एनवायरमेंटल साइंस रखी हुई है, थोड़ा खेलो ना। अच्छा ना 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 ना, उसको कहना है साइड पे हो जा, मैं लिख चुका हूँ, चल बाद में, ठीक है। तो ये जो है ना सेकंड पॉइंट को आप की कह सकते हो। यहां तक क्लियर है? ओके, कमिंग टू द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, जी क्लियर है? क्वेश्चन? अच्छा, कोशिश करें फिजिकली क्लास में आए, ऑनलाइन तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल आई गेस। जी सर क्लियर है। ओके परफेक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, अब मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब मैं आऊंगा अपने इस फॉर्मूले पे जिसको मैं नाम देता हूं PES का। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक्स, S फॉर सोशल। हर ऐसे को इस फिल्टर में से डालो सुकून से, मतलब आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे कि इसमें से गुजर जाएगा। PES फॉर्मूला, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि आपका इसके ऊपर अबूर हो, वर्ल्ड मैप का पता हो कौन सा मुल्क कहां पर है, करंट अफेयर्स पे टिका के अबूर हो, पता हो क्या हो गया, क्या हो रहा था। अब मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जी, मैं थोड़ा छोटी सी आउटलाइन बनाऊंगा एक एक सब हेडिंग की। अब मैंने जनाब तीसरी सब हेडिंग दी। अच्छा, यहां तक सब साथ है? मैंने एक बात की थी शुरू में कि जितनी भी आप लोगों ने ऐसा लिखना है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, नो फ्लावरी लैंग्वेज।
लेकिन फ्लावरी नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है अपनी आउटलाइन में, अपने इंट्रोडक्शन में और अपने कंक्लूजन में। उसकी अट्रैक्टिव लैंग्वेज, अट्रैक्टिव का मतलब तो इस जार्गन की हो, पॉलिटिकल जार्गन की हो। क्लाइमेट पे लिख रहे हो तो क्लाइमेटिक जार्गन हो सारा। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आउटलाइन वो खास चीजें हैं जो एग्जामिनर ने अच्छे से रीड करनी है, शुरू करना है उसमें से। यहाँ पे उसको इस तरह का सार्कास्टिक रिमार्क दे दो या इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करो जिससे आपकी टिका के ग्रिप यूज हो। और फिर ऐसे आप लोग जब इंशाल्लाह लिखना शुरू हो गए, आपको फील हो जाएगा कि 2-3 पैराग्राफ के बाद वैसे ही बंदा असलियत पे आ जाता है, सिंपल लैंग्वेज लिखना शुरू हो जाता है। एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होना, लेकिन क्या मतलब शुरू में अपना बटन पक्का रखो कि यार कोई थोड़ा है जिसने ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब पूरी बात करो। अब जब पॉलिटिकल आप लिख रहे हो तो लिखो, इसके साथ मेन हेडिंग दो द पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स। फ्लैश पॉइंट्स कहते हैं जहां आग लग सकती हो। द पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स, ये मेन हेडिंग आ गई। सब हेडिंग ऑलवेज डू इट विद द पेन, मार्कर से मेन हेडिंग, और विद द ब्लैक पॉइंटर। मैं पॉइंटर से करता था, ब्लैक पॉइंट, ब्लू ब्लैक का मैं कॉम्बिनेशन यूज किए रखता था पेपर में। और उसके लिए मैं आऊंगा नीचे, क्लियर है यहाँ से? ए लिखा मैंने अल्फा। अब मैं एक आपको सब हेडिंग बता रहा हूँ, सारे नहीं। ऑफ कोर्स एक हेडिंग के बाद 4-5 सब हेडिंग्स आएंगी, इसकी तो बहुत ज्यादा आएगी पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट इधर से मैं कौन सा इसको बता दूं? अफगानिस्तान वाला बता देता हूँ। वो भी बता देता हूँ, द अफगान कोनंड्रम। द अफगान कोनंड्रम एंड इट्स कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस। अब ये देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, कोनंड्रम, प्योर पॉलिटिकल जार्गन है। एंड इट्स कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस, कंटेम्परेरी भी पॉलिटिकल जार्गन है। अब इसमें मैंने बता दिया जी अफगानिस्तान में इशू है, ये है, वो है, वो जो आप लोग पूरा एक ऐसे में लिखोगे। इसमें श्रीलंका वाले में आप लिख सकते हो द केयस, केयस कहते हैं कंफ्यूजन, द पॉलिटिकल केयस इन श्रीलंका का पुराना नाम पता है किसी को? सीलोन। आपने लिखे हैं द पॉलिटिकल केयस इन सीलोन। अब एग्जामिनर को ऑफकोर्स पता है, वो इतने माहिर हो गए, लेकिन इससे आपकी इंटेलेक्ट शो हो गई यार, इसको इसने श्रीलंका नहीं लिखा, सीलोन लिख दिया है, जो 1960 में नाम चेंज हुआ था। यस, इसको सेव करना चाह रहे हो तो सीलोन को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो, ठीक है, जिससे ये चीज शो हो जाए कि आप इसको एज अ सार्कास्टिक लिख रहे हो, सार्कास्टिकली लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका लिख दिया। नंबर 4 पे यू विल गो फॉर द इकोनॉमिक्स। अब आपने उसकी ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब हेडिंग थी सी डी ई एफ, क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ से मतलब सब हेडिंग्स आती जाएंगी, सब हेडिंग्स आती जाएंगी। देन द मेन हेडिंग, अगली मेन हेडिंग आएगी इकोनॉमिक्स। इसमें लिख लो द इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट का वर्ड यूज होता है जहां पे ये शिप्स वगैरह पास होती है ना, वहां पे अक्सर अक्सर नेवल ब्लॉकेड्स आ जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये इधर है पड़ी, जहां से चाइनीज ट्रेड, जापानीज ट्रेड, कोरियन ट्रेड जाती है। यस, जहां पे यूएस अक्सर तंग करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक चोक पॉइंट लिख दिया। अब आप इसमें पहला लिख दोगे द थ्रेट ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स, ठीक है, इसकी सब हेडिंग आ जाएगी द थ्रेट ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर एंड, या यूएस चाइना किस तरह कर दो बल्कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर, आगे कॉलन। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग लिख पाओ, यहाँ पे ऑफ कोर्स जगह खत्म हो गई है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर कॉलन, अ थ्रेट टू यूएस इकोनॉमिक हिजीमनी। हिजीमनी कहते हैं बादशाहत, चौधराहट, ठीक है। अ थ्रेट टू यूएस इकोनॉमिक हेजीमनी, HEGEMONEY। हाँ हाँ
मैंने कहा कैन बी एज मच एज यू वांट, बोले कि EF तक ले गया हूं ना, हमेशा पहले मैं कश्मीर का लिखूंगा, फिर मतलब अपने से शुरू करके स्पेसिफिक टू जनरल जाना है आपने, तो काफी ज्यादा हो जाने थे मैं, इसलिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, इकोनॉमिक्स में इस तरह 2-3 आपके फ्लैश सब हेडिंग्स बन जाएंगी। देन यू विल गो फॉर द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन सा है मेन, इस्लामोफोबिया, उसमें आपके पास रेडीमेड डेटा तैयार हो, इस्लामोफोबिक कंट्रीज कौन सी हैं, पोलैंड है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, यूएस के कुछ स्टेट्स हैं। उसके बाद वहां पे आपने जोड़ना किससे है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से, साथ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तैयार हो। तो मैंने बकायदा ये किया था कि पोलैंड में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो 70% वो हेटेड है वहां पे, क्यों, मुस्लिम, उनकी जॉब, उनको अपनी जॉब की टेंशन हो जाती है। तो लिंक इट विद इकोनॉमी, लिंक इट विद सम सोशल केयर्स, उनका है कि एक जो फियर है, एक जो क्रूसेड्स का उनका एक फियर चलता आ रहा है उस वक्त का, वो सब बातें, ठीक है। कोटेशंस किसी ने नहीं पूछा, कोटेशंस लिखनी है 2-3 लिख देना, सब भर नहीं देना पेपर कोटेशन से, कोई 1-2 बयान लिख दो उनके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं अगेंस्ट इस्लाम दिए हैं उन्होंने, ठीक है। इस तरह आप मेन हेडिंग देते जाओगे 5, 6, 7, यहाँ तक सब साथ हैं यार, ये रिमूव कर देगा। वो तो अगला पॉइंट बताता हूँ आपको, देयर आर 5 ways टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ना, बट कोटेशन का मेरे ख्याल में सबसे हल्का वे होता है, तो बताता हूँ आपको। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन तो अगले पॉइंट होगा ना, आफ्टर द आउटलाइन। इंट्रोडक्शन के बाद हम अगली हेडिंग देते हैं थीसिस स्टेटमेंट की, और थीसिस स्टेटमेंट में हम उस सारे जो ऐसे होता है उसको समराइज कर देते हैं कि जी इस फैक्ट्स के मुताबिक ये हो रहा है। इंट्रोडक्शन हम आफ्टर द आउटलाइन, आउटलाइन की जो लेंथ होती है वो 2 से 2.5 सफ़े की होती है। यस, आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन आता है, आउटलाइन इज द मस्ट पार्ट, विदाउट आउटलाइन ऐसे नहीं पास होता, मतलब फेल है वो तो कंफर्म। तो आउटलाइन इज यूं समझो कि रीढ़ की हड्डी है, अगर आपने आउटलाइन सही बना ली तो वो रीढ़ की हड्डी है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उसके ऊपर स्किन है, वो लगा दी तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो प्रिवेल कर जाएगा। रीढ़ की हड्डी टूट गई तो पूरा ऐसे गिर जाता है, पूरी तरह गिर जाता है। तो ये हो गया पॉइंट्स। अच्छा, ये इस तरीके से आपने जाई जाना है, जाई जाना है, जाई जाना है। अब फॉर एग्जांपल आपने 6 मेन हेडिंग्स लिख ली, क्लियर है ना यहाँ तक पॉइंट, इकोनॉमिक लिख लिया, सोशल लिख लिया, पॉलिटिकल लिख लिया फॉर एग्जांपल। अब आ जाओ उस सवाल पे, आया सॉल्यूशंस देने हैं या नहीं देने, देने चाहिए नहीं देने चाहिए, कौन कहता है देने चाहिए सॉल्यूशन, उसने पूछे हैं या नहीं पूछे, इररिस्पेक्टिव, पूछे हैं फिर तो दोगे ना, नहीं पूछे फिर नहीं देने। कितने लोग कहते हैं नहीं देने चाहिए, वोट गिनो, वोट तो गिनो, कितने लोग कहते हैं नहीं देने चाहिए, डेमोक्रेसी जीत गई है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं देने चाहिए सॉल्यूशन, देने भी नहीं चाहिए। अच्छा बताता हूँ यार, इट वेरीज विद टॉपिक टू टॉपिक। अगर तो कोई ऐसा टॉपिक है कि जो सोल्यूशन ना दो तो मतलब ये देखो ना, वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, भाई तबाही हो सकती है। अब उसने सॉल्यूशंस मांगे नहीं है तो ये नहीं करना कि एक चीज नहीं मांगी तो उस पर 10 सब हेडिंग्स लिख दो, 3-4 लिख दो, हल्का सा हाथ फेर दो। अब एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ, ठीक है मेरे जहन में तो आ रहा है बार बार, उसमें सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। या इफ लाइफ थ्रोज लेमन मेक अ लेमनेड, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, उधर नहीं देने। हाँ सॉल्यूशन मांग रहा है फिर तो मैं कहता हूँ बम्बार्डमेंट करो। अब इसमें आई वुड सजेस्ट 2-3 दे दो, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन दो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। फॉर एग्जांपल गो फॉर ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। पता है ट्रैक 2 और ट्रैक 3 क्या होती है? पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स, ठीक है। मतलब यूएस बड़ी अच्छी करता है, जुग्रेडियन बैठा है हमारे साथ, मैं भी जुग्रेडियन हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल जुग्रेड जो स्कॉलरशिप है यूएस का, मेरा जूनियर है जुग्रेड का वो। अच्छा, तो यूएस बड़ा अच्छा करता है जी, स्कॉलरशिप दे, हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब हम आते हैं हम उनका कल्चर लर्न कर लेते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है। सो द थिंग इज ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी वेस्ट बड़ी अच्छी खेलता है। मार्शल प्लान उसने खेला, पूरा यूरोपीय यूनियन इसी बेस पे बना मारा था उसने, ठीक है। फिर आप इसमें आ सकते हैं वो फॉर जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो स्ट्रैटेजिक्स। अब ये बड़ा एक पॉइंट है, पड़ा क्या है, इट मींस
कि अपनी टेरिटरी को यूज करो फॉर इकोनॉमिक्स रादर देन स्ट्रेटेजी, रादर देन वॉर। पॉइंट क्लियर है ये वाला? अब समझाता हूं कैसे। दो लोग यहां से उठ जाए जरा, मैं इस मैथ कहना है मैंने, सब इधर मुतवज्जा हो जाए। मैं आपको एक जियो इकोनॉमिक्स एग्जांपल बता देता हूं। अच्छा यहां से क्लियर है? कोई नहीं क्लियर तो इधर आ जाए, सब कुछ इकट्ठे हो जाए। सब क्लियर है आप लोगों को? ओके रख लो भाई। इंडिया, ठीक है, ये क्या है? इंडियन ओशन, अरेबियन इन द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, अच्छा जनाब। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ओके मैं इधर से समझाता हूँ, इधर रखिए। ये जनाब है आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। These areas are rich in minerals. These areas are rich in जो आपके रिजर्व अर्थ मेटल्स हैं। These areas are rich in trade और सब कुछ। अब इन बेचारों का एक मसला है, इन्हें कोई ओशन सी नहीं लगता और टिका के ट्रेड है इनके पास, टिका के इनके पास इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए है। पाकिस्तान और इनके बीच में अफगानिस्तान की ये बारीक सी स्ट्रिप है, उधर देखो वो बारीक सी स्ट्रिप, वखान लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। दैट इज 15 किलोमीटर की एक स्ट्रिप हो जाती है ये, नैरोएस्ट उसका पॉइंट है 15 किलोमीटर। यानी आप पाकिस्तान के बाद 15 किलोमीटर अफगानिस्तान में सफर करो, यू कैन डायरेक्टली रीच टू दीज कार्स। सेंट्रल एशियन को कहा जाता है, कार्स पहुंच सकते हो। तो अगर यू ओपन द कॉरिडोर फॉर इट, आप इनको ट्रेड का रूट दो, दैट इज जियो इकोनॉमिक्स। यू आर यूजिंग द जियोग्राफी फॉर द इकोनॉमिक गेन। अब एक ट्रक आएगा, पैसे देगा, यहाँ वो ऑफ कोर्स आएगा, पूरा हफ्ते की जर्नी है, यहाँ से उसने सपोज गवादर जाना है, ठीक है, रास्ते में रुकेगा, खाना खाएगा, वो एक ट्रक एक नहीं 1000 आएंगे ना, खाना खाएगा, सुवीनियर्स लेगा अपने बच्चों के लिए, सब करते करते जब घर जाएगा तो कहेगा पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा एक इमेज है, टूरिज्म आएगा। तो दैट इज द जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये बड़ी एक एग्जांपल, हाँ सीपेक में तो आ जाएगा ना, जम हो सकता है, मतलब ये एक बड़ी एक एग्जांपल है कि इफ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस इज दिस वखान कॉरिडोर फॉर आवर गेन, तो हम इसको इकोनॉमिकली रिच कर सकते हैं। अब कमिंग टू जियो स्ट्रैटेजिक्स, ये क्या है? ये स्ट्रेट होता है समंदर में एक तंग रास्ता, टू लैंड के बीच में एक तंग रास्ता। इसका ये नहीं मतलब कि यहाँ से शिप नहीं जा सकती, इट इज वेरी ब्रॉड। आई बिलीव ये 2-3 किलोमीटर का तो स्ट्रेच होगा इसका बीच में। जिब्राल्टर है इधर, इधर भी ये पड़ी है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे चाइना इसको, सॉरी यूएस इसको यूज करता है फॉर बिल्डिंग जो है अपनी मिलिट्री पोर्ट्स बनाने के लिए, वो क्या कर रहा है? जियो स्ट्रैटेजिक्स कर रहा है, यानी स्ट्रैटेजी या जो है जंग के लिए यूज कर रहा है फॉर द जियोग्राफी। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल दी, that's how you will use you can quote this term, use geoeconomics rather than geostrategics। इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो 2-3, ठीक है। अच्छा इधर से कोई सवाल है जी? क्वेश्चन जी, ऑनलाइन से कोई सवाल है? ओके परफेक्ट, यहां तक क्लियर है? सब सब साथ हैं? तो जहां वो नहीं मांग रहा ना सोल्यूशन, टॉपिक देख लो। अगेन इट विल टेक सम टाइम, टॉपिक आ जाएगा आपको इस टॉपिक में। उसके बाद आखिरी हेडिंग आप दोगे कंक्लूजन की, और यू आर डन विद योर आउटलाइन। कितनी लेंथ होनी चाहिए आउटलाइन की? कम से कम 2 सफे। 2 सफे का मतलब एक साइड उस वाले पेपर की, ज्यादा से ज्यादा 2.5 सफे। पीएमएस वाला 2 सफे से ज्यादा ना जाए, क्योंकि छोटा ऐसे होता है। आउटलाइन का मतलब है कि एक चीज अगर आपने लिख दी तो आप पे फर्ज हो गई वो चीज पैराग्राफ वहां लिखो। एग्जामिनर अक्सर ये करते हैं कि चेक करने के लिए कि इसने खाली आउटलाइन में तो नहीं इंप्रेस किया,
वो फलाना पॉइंट ढूंढता है जाकर, और सीक्वेंस नहीं चेंज करना। एक हेडिंग या एक सब हेडिंग का मतलब है मेन एसे में एक पैराग्राफ, एक से दो हो सकते हैं, नो इश्यूज। मतलब ये जो आपका की वाला टॉपिक होता है जिसमें आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, दो भी लिख दो, एक बड़ा सा एक छोटा सा, लेकिन जीरो पे नहीं लाना। ये ना हो कि आउटलाइन में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही है कि आप कोई बुक का कंटेंट रीड कर रहे हो और मैकियावेली का आपने कंटेंट में देखा है और वहां गए हो तो मैकियावेली की फिलॉसफी नहीं मिली, गुस्सा तो आएगा ना। तो ये काम नहीं करना। यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में जो है ना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे, एंड देन वी विल जंप टुवर्ड्स टॉपिक्स। टॉपिक्स पे कैसे जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी रोज की, और एक टॉपिक पे आई विल गिव अ कंप्लीट लेक्चर। इट वुड लुक लाइक एन करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा, बट उस करंट अफेयर्स में इस तरह हम टर्न लेंगे कि वो हमें एसे का जो है फुलफिल करता जाए। because मैं आपको बताया इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ एसे ऑफ एन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, ऑफ कोर्स योर्स टाइम, कि मैं जी आप लोगों को इधर इंग्लिश सिखाने खड़ा हो जाऊं। आई हैव लर्नड अभी 1.5 साल हुआ है ऐसे, स्पेशली कि 6 महीने बेचारे बच्चे वो इधर ही रह जाते हैं अंग्रेजी पे। मतलब लाहौर में भी देखा था, मुल्तान में भी इस तरह है कि वो हम जी फलाने से पढ़ रहे हैं, अभी तो हम इंग्लिश फलानी इंग्लिश का ये चीज सीख रहे हैं, इस तरह का फिक्रा बना रहे हैं। तो पता नहीं कब बनता है फिक्रा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं इस तरह के फिक्रे कभी सीखे ना बनाए। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको डायरेक्ट जो बुल्स आए हैं उधर लेके जाऊं। तो उस पे ये होगा कि हम अगला एक लेक्चर लगाएंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे, और अगले उससे आगे से हम पे टॉपिक शुरू कर देंगे, मे बी क्लाइमेट चेंज, मे बी यूक्रेन रशिया। जो टॉपिक होगा उसकी आप लोगों ने आउटलाइन लिखनी होगी। अगले दिन मैं क्विज ले लेता होता हूँ, जो मेरे एक स्टूडेंट हैं इधर थी, कहाँ गई, पॉलिटिकल साइंस इस्लामियत, पहले मैंने इधर पढ़ाई है, ऐसे मैंने इधर नहीं किया, ऐसे पहले मैं अपना हमेशा पेज के थ्रू करता था अनाउंस। तो अभी वहाँ खैर साल हो गया, टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर केम हियर, उन्होंने बुलाया था तो फिर मैं यहाँ शुरू किया। मैं क्विज लेने का बहुत शौकीन हूँ, बैठे बैठे कह देता हूँ क्विज। तो प्रिपेयर हो क्या आने, आउटलाइन रोज की होगी। अच्छा अभी आप लोग टॉपिक को डिकोड करो, एक टॉपिक लिखो। टूरिज्म बैन और बून फॉर पाकिस्तान। बता देता हूँ बैन और बून का मतलब, परेशान ना हो। टूरिज्म पाकिस्तान के लिए जहमत है या रहमत है, मतलब इज इट बेनिफिशियल? और पहले इस टॉपिक को जरा तोड़ के बताओ, टॉपिक को किस तरीके से लेके जाना है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और जो है इस टॉपिक में है क्या। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यार, कोई भी मार्कर नहीं चल रहा। टूरिज्म बैन और बून फॉर पाकिस्तान। जी बताएं। बैन मतलब टूरिज्म पाकिस्तान के लिए जहमत है, रहमत है, फायदेमंद है या बुरा है, ये टॉपिक कहना चाह रहा है। अब आप मुझे बताएं इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और इसको किस तरीके से लेके जाओगे आप लोग। ठीक है, यस ये पॉइंट आपने याद पाया। हाँ एक और चीज मैंने बड़ी चेकी एग्जाम चेक करते हुए ना, पिछले साल दिसंबर नवंबर में कोई मेरे पास 100 पेपर इकट्ठा हो गया था चेक करने के लिए पाकिस्तान सारे से। लोग दो दो साइडों पे पता नहीं क्यों खेल रहे होते हैं। तो भाई क्लैरिटी एक खुद लिख रहा है, और मैंने अक्सर ये देखा है लोग कहते हैं जी नहीं हम दोनों का बता रहे होते हैं। भाई दोनों का पूछे नहीं, उसने आपसे पूछे नहीं आपको नॉलेज है या नहीं है, वो तो पूछ रहा है कि आप अगर एक साइड को सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट का मतलब है कि फिर उस पर डट जाओ, और डट का मतलब है कि फिर 3000 बोल जाता हूँ, इतना मैं भी लिखता था। मेरा एवरेज जो थी 2450 ऐसे लिखने की। तो इतना आप दो, और आमतौर पर कहा जाता है कि 2000 से 2200 इज गुड, तो मेरा 2450 थी एवरेज जो वर्ड काउंट था ना,
मैंने एवरेज निकाली थी अपने तमाम वर्ड एसेस की ना एक दिन यार, सबको काउंट किया था तो टोटल से डिवाइड कर दिया था, टोटल वर्ड जितने हो गए थे। हाँ एक जिम्मे लगाया था छोटे भाई के, तीनों बैठ के इसको, पर मेरी 2400-2500 की एवरेज थी। तो इसमें आप एक चीज पे डट जाने और इस पे अच्छा, और इसमें क्या होगा, बैन और बून है, फिर उसको किस तरीके से लेके जाओगे आप? यस गुड। तो पॉलिटिकल फिल्टर क्या होगा इस पे, और इंटरनली क्या होगा? एक्सट्रीमिज्म कम होगा। गुड। यस इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक फिल्टर, सोशल क्या होगा? कल्चरल एक्सचेंज, एग्जैक्टली। लोग आएंगे, उनको हमारा पता लगेगा, वो हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे, करेंगे। इकोनॉमिक्स तो है, ठीक है, सोल्यूशन इसमें है नहीं। ऑफ कोर्स अब देखो ये टॉपिक, इसमें क्या सोल्यूशन है? हाँ ऐसे टॉपिक्स में क्या फील होता है कि यार ये बहुत ज्यादा करंट में जा रहा है, एक हेडिंग दे देना, सिचुएशन इन पाकिस्तान रिगार्डिंग टूरिज्म, एंड पे कंक्लूजन से पहले जाते जाते एक उसको बोनस पॉइंट देते जाना एग्जामिनर को, द करंट सिचुएशन, जिसमें आपने रिसेंट यानी एग्जाम से महीना पहले के इनिशिएटिव्स लिखने हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देने हैं और एक अच्छा सा पैराग्राफ बना देना है, एग्जामिनर को जाते जाते खुश कर देना है कि भाई इस बच्चे ने आखिरी महीने में भी न्यूज़पेपर रीड किया हुआ है, पर अच्छा सा आर्गुमेंट हो इस टॉपिक पे। जी सो क्लियर है? कॉमन, मैं बता, कॉमन मिस्टेक है तो कॉन्सेंट वाली बहुत ज्यादा होती है। एक कॉमन मिस्टेक होती है कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और ऐसे में डूब मतलब गोता लगाने की ट्राई करते हैं, वो बड़ा उनके लिए हो जाता है। फिर एक ऐसे ये वाला दो साइडों पे मैं इसलिए फौरन चाहूंगा मैं, हाँ ये पॉइंट बहुत ज्यादा खेलते हैं। कॉन्स्टेंट वाली तो मिस्टेक बहुत मिलती है। फिर एनालिसिस नहीं कर पाते, फैक्ट्स एंड फिगर्स अखबार की तरह बताई जाएंगे, वो भाई एनालिसिस तो करो ना, उससे पहले साबित करो, फिर पहले बताओ फिर साबित करो, इस तरह की मिस्टेक्स होंगी। फिर दे गो फॉर द क्वांटिटी रादर देन फॉर द क्वालिटी, ये चीज बड़ी मिस्टेक है। भाई 3000 पूरे करने, आई टोल्ड यू 1800 की बात सुनी गई, कहा गया, मुझे कहा गया था 1800 भी ठीक होते हैं, तो 1800 2000 को ध्यान में रखो, हो जाता है सुकून से। these are the common mistakes। जी रटा रटाई बुक्स यूज करते हैं, कोटेशंस की भरमार करते हैं, टॉपिक समझते नहीं है, वो देखते हैं और डस बस कर देते हैं। 10-15 मिनट रुको, मैं रुकता था, समझता था, रफ पे जाता था, एक टॉपिक लिखता था, अपना आर्सनल सारा जहन में निकाल के रफ में लिखता था, फील होता था कि नहीं ये नहीं लिख पाऊंगा, काट देता था, अगले पे आता था। इस तरह आपने बकायदा आधा घंटा लगाना है, उसमें आउटलाइन भी लिखनी है और रफ भी अपना माइंड बना लेना है। यानी पूरा ऐसे लिखने से पहले 1 घंटा लगाना है आप, उस घंटे में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रफ में तैयार हो, नीट पे इंट्रोडक्शन उतर चुकी हो, नीट पे आउटलाइन भी उतर चुकी हो आपकी, ठीक है। फिर 1 घंटा हो जाए तो फिर मेन पे आ जाओ, ठीक है। उससे पहले रफ पे बुक्स जो यूज करनी है उनका भी आपने जल्दी जल्दी नाम लिखे हुए हो, जो आपके ऑप्शनल्स हैं एक लाइन में उनको भी लिख दो, मेरे ये ऑप्शनल्स हैं, ताकि एंड में याद आए अच्छा ये ऑप्शनल्स है, इसमें से कोई चीज निकाल लूं मैं। उन ऑप्शनल्स में से क्या चीज उस टॉपिक पे निकल सकती है, एरो लगा के निकाली जाओ, उनका इस्तेमाल किए जाओ। और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत रुक जाते हैं, 10-15 मिनट जब रह रहे हो कोशिश करो पैराग्राफ छोटे करते जाओ और कंक्लूजन पे आओ, पैराग्राफ लंबे ना करो, ज्यादा से ज्यादा एक बात करो, एक आर्गुमेंट, एक फैक्ट, पैराग्राफ चेंज। अगर शुरू में बेशक लंबे जाओ, एंड में स्क्वीज करो कि 2 घंटे में कर लेना, 1 घंटा पहले तो आपने रख देना है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, यही बात है। जी वेल डन, ओके कॉल इट अ डे। तो जो है ये क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। इधर से कोई सवाल है जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर। जी नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके